हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस। देखिए, पहले तो आप भूल जाइए व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक जनरल एस्पेक्ट में बात करते हैं हम लोग कि अभी तक हमने देखिए कुछ इक्वेशंस पढ़े हुए हैं। एक होता है लीनियर इक्वेशन। अगर कोई इस फॉर्मेट में लिख दे किसी इक्वेशन को, इट इज़ लीनियर इक्वेशन। इसका सोल्यूशन है आपके पास, क्या सोल्यूशन आएगा? -4/2 इट इज़ इक्वल टू -2। ओके, दिस इज़ द सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगर कोई आपको दे इस तरीके का इक्वेशन, तो आपका इट इज़ द लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए टू सॉल्व दीज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा देखिए, माइनस 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 x विल बी इक्वल टू 2 एंड y विल बी इक्वल टू 2/3। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। और अगर आगे जाएं और कुछ और कोई दे, मान लीजिए अगर लीनियर इक्वेशन अलग टाइप की आ गई, कुछ अलग, क्या 2 वेरिएबल का एक और इक्वेशन लेते हैं हम लोग। x + 4y इज इक्वल टू 6। देखिए, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये जो इक्वेशंस हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। अगर सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो भी सॉल्व हो जाएगा। डबल वेरिएबल का है तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, मैं इतना ही समझाना चाह रहा था यहाँ पे। और अगर वहीं हम जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ इक्वेशंस तो सॉल्व होती हैं। मान लीजिए अगर दिया गया है x² + 4x + 3, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, x² + 3x + x + 3 इट इज़ इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 3 ब्रैकेट में, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x + 3 अगेन ब्रैकेट में, एंड फाइनली वी रीच्ड हेयर। और x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो रहेंगी -1 एंड -3। ठीक है, ये देखिए सॉल्व हो गया। और दूसरा भी क्वेश्चन अगर आप लेते हैं, इसको एग्जाम्पल 1 मान लीजिए, और एग्जाम्पल 2 भी अगर आप लेते हैं कोई x² - 4x + 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा सॉल्व। यहाँ हम इसको 4x को उस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम सिंपल फार्मूला हमें पता है क्या होता है फार्मूला, -b ± (b² - 4ac अपॉन 2a। तो b क्या है यहाँ पे? b है -4, तो यहाँ -4 रखिए, प्लस माइनस b² -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 5 अपॉन 2। इट विल इक्वल टू 4 ± 16 - 20 अपॉन 2। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा 4 ± अंडर रूट में -4 आ गया। देखिए, तो अभी तक हम ये मानते थे कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका एक स्पेसिफिक रीज़न था कि अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव रियल नंबर आ गया है। ओके, नेगेटिव रियल नंबर, एंड नेगेटिव रियल नंबर अंडर रूट में है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक ये मानना था हमारा। एक्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाते थे, बट विथ टाइम लोगों को लगा कि ऐसा लगा कि इसको भी सॉल्व होना चाहिए। तो दिक्कत देखिए, मेनली दिक्कत यहाँ क्या है। एक्स को मैं यहाँ लिखता हूँ 4 ± अंडर रूट में -4 अपॉन 2। अगर इसको हम लिखना चाहें तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 × 4 लिख सकते हैं ना, अपॉन 2। इसको और सॉल्व करना चाहें, 4 + अंडर रूट में -1 × अंडर रूट में 4
अपॉन 2। और आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट में -1 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√4 की, और नीचे 2 है ही, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट -1। ओके, तो जो मेन समस्या की जड़ है वो है रूट के अंदर नेगेटिव। अगर हम इसको कुछ एज्यूम कर लें और वो सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद अगर इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। इन रियल नंबर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। बट रियल नंबर से अपना दायरा बढ़ाते हैं, अपना स्फीयर बढ़ाते हैं और हम जाते हैं समथिंग इमेजिनरी, तब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, चमत्कार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हमने मैथमेटिक्स में ऐसा किया कि वी एज्यूम्ड एज्यूम हमने किया, एज्यूम आई इज इक्वल टू अंडर रूट में -1, ये हमने एज्यूम किया। और ये एज्यूम करते ही हमारी जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई, 2 प्लस माइनस आई हो गए। अब हमारा सोल्यूशन निकल के आ गया। x की दो वैल्यूज हमारे पास हो गई, x इज इक्वल टू 2 प्लस आई एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस आई। दो वैल्यूज़ जो हैं x की निकल के आ गई हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे हुआ, हमने अंडर रूट में -1 को एज्यूम किया कि इट इज़ आई, दैट इज़ इमेजिनरी नंबर, दैट इज़ आयोटा। आई को हम रीड करते हैं एज अ आयोटा, ठीक है। तो बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि नेगेटिव -1 को अंडर रूट में हम एज्यूम करते हैं आई, और ये एज्यूम करते ही जो सारी समस्याएं थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि जो सॉल्व नहीं होती थी वो सब सॉल्व होना शुरू हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन नोट कीजिए लीनियर इक्वेशन तक, उसके बाद जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फर्स्ट एग्जांपल आप लेंगे इसको, दूसरा एग्जांपल ये, ठीक है। और आपको सॉल्व करना है, आपको नोट करना है यहाँ तक। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 को इधर से जाते हुए ऐसे आप नोट करेंगे। इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक नया, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ वेरी न्यू फॉर यू, ठीक है। इसलिए हल्का स्लो चलेंगे जिससे कि चीज़ें आपके दिमाग में बसती चली जाएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो कहीं पे भी। तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको दिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समस्या थी सॉल्व करने की, कि कभी कभी अंडर रूट में नेगेटिव आता था, तो मैंने क्या किया, -1√2 को बाहर कर लिया और यहाँ पॉजिटिव निकाल लिया बाहर अपना, ठीक है। और इसको फाइनली एज्यूम कर लिया आई, और एज्यूम करते ही सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया 2 प्लस माइनस आई। ओके, चलिए एक जनरलाइज्ड टर्म में बात करते हैं। एक जनरलाइज्ड टर्म में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इन दिस फॉर्मेट, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो हमारा x क्या होता है, x विल बी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, इफ़ आज से हम ये सोल्यूशन तब लिखा करेंगे इफ़ b² माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तब ये रहेगा सोल्यूशन। अगर कुछ नेगेटिव आने वाला है, अगर आपका b² माइनस 4ac लेस देन 0 आने वाला है, मतलब नेगेटिव आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए लिखते हैं कुछ डिफरेंट वे में।
अगर नेगेटिव आने वाला है तो -1 बाहर निकाल लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए आप दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए आप 4ac माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, -1 अगर कॉमन लेंगे तो यही होगा ना, देखिए -1 मैंने बाहर लिया तो इतना आया अपॉन 2a। एंड अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है देन इट इम्प्लाइज दैट 4ac माइनस बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसको और सॉल्व कीजिए आप। -b प्लस माइनस अंडर रूट में -1 ले लीजिए इनटू अंडर रूट में 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। और आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस आई अंडर रूट में 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a एंड दिस इज द फाइनल सोल्यूशन व्हेन। ये सोल्यूशन कब का है, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तब का सोल्यूशन है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर आपका ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, तो जो समस्या थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था तब तो सॉल्व होती थी चीज़ें, या ग्रेटर देन 0 हो या 0 हो सॉल्व आराम से होता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। बट समस्या तब आती थी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि अंडर रूट के अंदर है वो नेगेटिव हो जाता था। तो हमने क्या किया, यहाँ नेगेटिव बाहर ले लिया और यहाँ बचा फिर 4ac माइनस बी स्क्वायर और माइनस को बाहर निकाला रूट में ही और इसको दे दिया एक नाम i। इसकी जो वैल्यू हो गई i हो गई। अब हमारा देखिए अंडर रूट के अंदर में 4ac माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया आई वर्ड को। तो अब थोड़ा सा रीड करेंगे अबाउट द आई है क्या। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। ठीक है, तो हमने एज्यूम क्या किया है, या तो आप नोट कर लीजिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दैट विल बी ईजियर फॉर यू। और आप पॉज करके वीडियो नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको कहीं डाउट नहीं हो रहा होगा, डाउट कहीं भी हो रहा है तो जस्ट राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, और हमने देखिए फिर से शुरू करते हैं जो हमने कहानी शुरू की थी। हमने एज्यूम क्या किया हुआ है, आई को एज्यूम किया है अंडर रूट में -1। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1। और इसको हम सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर इस तरफ 1 को लाएंगे अगर तो आई स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं आपकी, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब फिर से एग्जाम्पल लेते हैं और आपको मैं थोड़ा और क्लियरिटी देता हूँ। मान लीजिए कहीं इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले क्या होता था, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते थे, ये हो जाता था एक्स इक्वल टू -1 अंडर रूट में। तो पहले इसका सोल्यूशन नहीं था, बट अब इसका सोल्यूशन है बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ रूट -1 दैट इज इक्वल टू आई। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, पहली बात तो 2 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो एक तो सॉल्यूशन हो गया आई और दूसरा सॉल्यूशन आपका होगा x इक्वल टू -i। आप वैल्यू पुटअप करके देख लीजिए, वैल्यू पुटअप करके अगर आप i पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में आई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू आई का केस है ये। इफ़ x इज इक्वल टू -i पुट करते हैं तब देखिए -i स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1
+1 इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो सोल्यूशन हो गए, एक हो गया आपका x इक्वल टू +i, दूसरा हो गया x इक्वल टू -i। ओके, दो सोल्यूशन हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी नहीं बची जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं जस्ट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ आयोटा, दैट इज i। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले भी आप इसके बारे में कुछ मत सोचिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इनका सबको ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट इट। और कहीं लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स आ गया कैसे, हमारे पास पहले क्या था, रियल नंबर्स थे 2 3 6 8 13 19, ये सब रियल नंबर है, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर क्या क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर i लगा दें तो ये इमेजिनरी नंबर है। i7 ले लीजिए, i4 ले लीजिए, i3 ले लीजिए, -10 ले लीजिए, ठीक है। i2 हो गया, i5 हो गया। तो जो आपका ये वाला पैटर्न है, दिस पैटर्न, दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर एंड दिस इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आई को हमने इंट्रोड्यूस किया ना ऊपर, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो चीज़ें हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स। हमने रियल और इमेजिनरी को जोड़ दिया, इन सबको अगर एड ऑन कर दिया जाए तो ये सारे बन जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई z और इसका फॉर्मेट होता है a+ib, ओके। और जो आपका a है वो रियल पार्ट है और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है a+bi तो ये भी सही है, i को आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या समझा कि आपका जो a है वो रियल पार्ट है और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। जो a है वो रियल पार्ट है और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको लिख लेते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है। अगर उसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b, ओके। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और अगर आप कुछ और एग्जांपल्स लिखना चाहते हैं, और ये जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी हैं ये सब हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स, ठीक है। दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कहीं डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, ठीक है। इन सब का इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ है, वहाँ से जहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वहीं से इन सब का जन्म हुआ है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ इसको लिख भी देता हूँ कि REZ इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड R इमेजिनरी पार्ट जो है इसको लिखते हैं IMZ। इट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं अब। अगर कहीं बोला गया है, इफ इट इज सेड दैट, यहाँ तक हो गया। अगर कहीं कहा गया है इफ z1 इज इक्वल टू a+ib एंड z2 इज इक्वल टू c+id और z1 इज इक्वल टू z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो बहुत क्लियरली मैं बता दे रहा हूँ कि उनके रियल
पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, और पहले का इमेजनरी पार्ट दूसरे के इमेजनरी पार्ट से होना इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंपोनेंट ही हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से और पहले का इमेजनरी पार्ट दूसरे के इमेजनरी पार्ट से इक्वल होना चाहिए। ओके, तो लिख लीजिए यहाँ पे, अगर दोनों इक्वल हैं तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, देन ए will be equal to C and B will be equal to D. Okay, this is completely solved, और this is also concept, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Then we will do one question on this so that we can get the clear concept or clarity on this concept. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Here is the question, आप सॉल्व कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए अपने से, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है और अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए, अब सी यार, यहाँ बोला गया है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस वन। तो मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से, और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होना चाहिए। तो वही करेंगे हम लोग। 4x विल बी इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई विल बी इक्वल टू -6। चलिए सॉल्व करते हैं। x विल बी 3/4, अब x हमारा 3/4 निकल के आ गया है, तो हम इसमें वैल्यूज पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, एंड वी विल गेट y। ओके, y विल बी इक्वल टू 9/4 + 6 and it will be equal to 33/4, and we have the both values x and y। x आपका हो गया 3/4 एंड y आपका हो गया 33/4। ठीक, इतना ही है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से होना चाहिए इक्वल। और कभी भी इन द होल चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मिक्स नहीं करेंगे और ना ही इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से मिक्सअप करेंगे। ठीक है, ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी हैं, एक है रियल पार्ट, एक है इमेजिनरी पार्ट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर ध्यान रखेंगे आप तो कभी गलती नहीं होने वाली है। सॉल्यूशन नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड सम न्यू थिंग। यहाँ देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और बहुत ही सिंपल है। जैसे ही रियल नंबर का अलजेब्रा होता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, वैसे ही इसका होगा, बस डिवीज़न वाले में हल्का सा कॉन्सेप्ट वेरी करेगा, उसको मैं यहाँ सिखा दूंगा आपको बहुत ही क्लियरिटी के साथ। तो अगर एडिशन की बात की जा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, Z1 = a + ib, Z2 = c + id। और अगर एडिशन करना है Z1 + Z2 का, तो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लीजिए आप, पहले अपने सॉल्व कीजिए, वैसे कुछ है नहीं इसमें। Z1 + Z2 विल बी इक्वल टू 2 + 6। देखिए, इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट से आप ऐड कर दीजिए, 3 - 7 इट इज़ इक्वल टू 8 + i - 4 and it will be equal to 8 - 4i। ओके, दिस इज सॉल्व्ड।
और कुछ भी नहीं था इसमें। आप नोट कर लीजिए इसको, इफ यू नोट इट। अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपकी थ्योरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज द एग्जाम्पल। और इसके बाद देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच वी आर गोइंग टू लर्न इन सम टाइम। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे सब प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम देख लेते हैं। बहुत कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत कुछ भी खास नहीं है। पहला जो प्रॉपर्टी है द क्लोजर लॉ, इसमें बोला गया है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे तो वो भी तीसरा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर कहीं लिखा हुआ है z=1 तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बाकायदा, बट इसमें क्या है कि इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो ज़ीरो है, ठीक है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। और कोई कहता है कि आई अगर लिखा है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इसमें ये है कि आपका जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो है, ठीक है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने दे दिया z1=2 + 3i और किसी ने कह दिया z2=4 - 3i, तो z1 + z2 जो होगा वो हो जाएगा आपका 6n + 0i, ठीक है। ऑन दिस बेसिस कहा गया है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका जो एडिशन है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, वही इसमें कहा गया है। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 + z2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, ठीक है। आई होप यहीं पे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इस वाले कंडीशन में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो वो ज़ीरो है, ठीक है। चलिए, अगला है कम्यूटेटिव लॉ, इसको नोट करते चलिए। देखिए इसमें कुछ खास है नहीं कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला है कम्यूटेटिव लॉ, इसमें बोला गया है कि अगर आप z1 + z2 है तो उसको आप वेरी करा सकते हैं, z2 + z1 लिख सकते हैं। तो ये एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझ लेंगे इस चीज़ को। z1 मान लीजिए आपका है 3 + √2 i√2, ओके, एंड z2 आपका है 2 - 5i। तो अगर आप z1 + z2 निकालेंगे, z1 + z2 तो क्या होने वाला है, आप जो रियल पार्ट है रियल पार्ट से ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो हो जाएगा √2 - 5। दिस इज द z1 + z2। और वहीं कोई अब अगर z2 + z1 करना चाहे तो आप भी सेम थिंग होगा, 2 से 3, 2 में 3 का ऐड करेंगे तो 5 ही आना है, चेंज नहीं होने वाला है। प्लस माइनस -5 + √2i, ठीक है। दीज टू आर द सेम थिंग्स, ये जो दो चीज़ें लिखी गई हैं, दो टर्म्स लिखे गए हैं, दोनों सेम है, बट बस यहाँ पे अल्टरेट कर आगे पीछे कर दिया गया है, ठीक है। तो इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ ऑल्सो। क्लोजर लॉ आपने पढ़ लिया। अब हम चलेंगे थर्ड लॉ, दैट इज़ एसोसिएटिव लॉ। और आई डोंट थिंक यहाँ पे भी कुछ खास है, इसको नोट कर लीजिए। और एक एग्जांपल मैं यहाँ भी करा दे रहा हूँ आपको। z1 = 1 + 2i, z2 = 2 + 6i, z3 = 3 + 4i। और कोई कहे कि आपको निकालना है z1 + z2, उसके बाद एडिशन करना है z3 का, तो क्या हो जाएगा, z1 + z2 आपका हो जाएगा 3 + 8i, और z3 का आप इसमें एडिशन करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 6 + 12i, ओके। सेम चीज़ निकल के आ रही है। और वहीं कोई कह दे आपको कि z1 + z2 z3 को पहले एड ऑन कर देना है, तो क्या क्या आएगा, देखिए z1 आपका है 1 + 2i, और z2 z3 को अगर आप ऐड करने जाएंगे तो वहाँ हो जाएगा 5 + 10i, एंड इट विल बी इक्वल टू 6 + 12i, ठीक है। अगेन दीज टू आर इक्वल, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए कुछ है नहीं इन सब में, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ कि जो मैंने सिखाना था स्टार्टिंग मैंने सिखा दिया आपको अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉन्सेप्ट में कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए उस
कॉन्सेप्ट को, और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें बोला गया है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में एड ऑन करेंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो ऐसा क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर Z1 कोई है, उस हम Z2 को एड ऑन करते हैं और हम चाहते हैं कि Z1 ही रह जाए, तो इसके जो a प्लस IB होगा Z1, और Z2 मानते हैं, C प्लस ID मान लेते हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये Z1 ही रह जाए, तो C को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा और D को भी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और C और D दोनों अगर 0 हो गए, C और D अगर दोनों ही 0 हो गए तो क्या बन जाएगा? 0 प्लस I 0। यहाँ पे रियल पार्ट भी 0 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज ऑल्सो 0। ठीक है, दोनों ही पार्ट इसके 0 हैं। तो इसको हम कहते भी हैं, इसको हम कहते हैं ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वही बात यहाँ बोली गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको और किसी में एड ऑन करें तो कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए वही है कि आपका इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो और रियल पार्ट भी 0 हो जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दीज आर बेसिकली जस्ट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इसमें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपसे, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ देखिए, इन दिस इट इज सेड दैट एडिटिव इनवर्स, और इसका मतलब है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो फाइनली वो 0 हो जाए। तो ऐसा कैसे, कब होगा? ऐसा कब होगा देखिए आप, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है प्लस Z2 किया गया तो ये 0 हो जाना चाहिए, और एज्यूम लेट Z2 जो है एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। ऐसा होगा कब? जब आपका Z2 जो है माइनस ऑफ Z1 हो जाए, और अगर हम एज्यूम कर लें कि Z1 आपका a प्लस IB है, तो Z2 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ a प्लस IB। इस मतलब Z2 क्या हो जाएगा फाइनली? जो एडिटिव इनवर्स है Z2 वो आपका हो जाएगा फाइनली माइनस a प्लस I माइनस B। ओके, दिस इज द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ओके, कुछ भी नहीं है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड ऑन हो तो दोनों मिलके 0 हो जाएं, यही बस इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल एक लेना चाहूँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। Z1 आपका 2 प्लस 3I है, फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं Z2, तो आपका Z2 हो जाएगा -2 प्लस -3I। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, इतना ही कॉन्सेप्ट है कि जो रियल पार्ट है उसमें नेगेटिव लगा दीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें भी नेगेटिव लगा दीजिए आप, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसका नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अभी तक हमने एडिशन पढ़ लिया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। नाउ वी विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस की बात आ रही है, तो Z1 एज्यूम कर लेते हैं हम लोग a प्लस IB, एंड Z2 एज्यूम करते हैं C प्लस ID। तो Z1 माइनस Z2 जब निकालने जाएंगे तो a प्लस IB में से C माइनस ID घटाएंगे, और मैंने आपको साफ साफ कहा है कि जैसे एडिशन में कर रहे थे हम लोग कि
रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड ऑन करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट घटाएंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे देखिए इसका रियल पार्ट ये है और इसका ये है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ हो रहा है, और इमेजिनरी पार्ट आपका ये है और इमेजिनरी पार्ट आपका ये है, तो यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, दिस इज द सब्ट्रैक्शन। इतना ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम सम एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि हमारा क्लियरिटी आ जाए कुछ। और कहिए तो मैं पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, ये जो एग्जांपल दिया गया है वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद में सॉल्व करवाऊँगा। चलिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो विल डू द सेम, 1/5 - 4 यहाँ आएगा, प्लस आई, जो इमेजिनरी पार्ट है 2/5 उसमें से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। इट विल बी इक्वल टू 1 - 20/5 प्लस आई, 4 - 20/10, it will be equal to -19/5 plus I minus 16/10। हाँ, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमने एडिशन में देखा कोई डिफरेंस नहीं है इन कॉम्प्लेक्स नंबर में और रियल नंबर्स में, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में है। हर नंबर से हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर। जब बात आएगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो बस यही ध्यान रखना है कि रियल नंबर से एडिशन या सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी नंबर से सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस या एडिशन होगा। ठीक है, तो चलिए एक जनरलाइज एग्जांपल लेते हैं। Z1 = A + IB एंड Z2 = C + ID। ओके, और अगर कोई कहे Z1 × Z2 निकालिए तो क्या आएगा, देखिए A + IB × C + ID, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, AC + IAD + IBC प्लस इधर आएगा I का स्क्वायर हो जाएगा आपका, I का स्क्वायर एंड BD। ठीक है, देखिए सिंपल मल्टीप्लाई किया गया है। पहले A का मल्टीप्लाई किया C में तो इतना आया, फिर A का मल्टीप्लाई D में तो इतना आया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया गया तो ये आया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया गया तो यहाँ I स्क्वायर हो गया और BD हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसको हल्का सॉल्व करेंगे हम लोग। एंड AC प्लस जो इमेजिनरी टर्म्स हैं, ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, इनको हम ऐड ऑन कर देंगे पहले ही। I कॉमन ले लीजिए एंड AD + BC। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे I स्क्वायर है, यहाँ I स्क्वायर है, तो I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ रख देंगे -1 BD, और इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हो जाएगा AC - BD प्लस आयोटा आगे रहेगा एंड AD + BC। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन लॉ। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड होगा। ये देखिए रियल पार्ट फाइनली बन गया है क्योंकि I स्क्वायर हट जाएगा -1 से, ये इससे ऐड हो गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ऐड ऑन हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो भी रहेगा केस। ठीक है, एंड फाइनली हमारा निकल के आएगा ये। और इसको रटना नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, इसको याद नहीं कर लेना है आपको कि फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है, आपको इसको याद नहीं करना है, आपको हर जगह सिंपली यही अप्लाई करना है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले हमेशा हर जगह फार्मूला मत खोजा कीजिए, कहीं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उसको बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और कहीं भी लगाते रहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना मोर इम्पॉर्टेंट दैन कि आप फार्मूला लगाते रहें। चलिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस थ्योरी को नोट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एग्जांपल पे, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 2 + 3i एंड दूसरा टर्म है 1 + i7। और आप इससे कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं देखिए i पीछे लिखा हुआ है, कहीं i आगे लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं उसको, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे।
ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 हो जाएगा प्लस आई इंटू 14। जैसे सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 14 आई आ गया। अब हम 3i का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3i आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा। देखिएगा आई 3 आ गया, प्लस जब हम मल्टीप्लाई करने गए यहाँ से यहाँ तक तो हमारा आएगा आई स्क्वायर इंटू 21। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 7i हो गया, इन दोनों को ऐड किया 7i आ गया। अब फाइनली हमारा बचता है ये वाला टर्म। तो आई स्क्वायर हम जानते हैं ये -1 होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे उसकी, -1 इंटू 21, इट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 7i माइनस 21। देखिए मैं एक सिंगल स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि अभी कॉन्सेप्ट नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आई कैन राइट डायरेक्टली, मैं सीधे यहाँ से यहाँ डायरेक्टली आ सकता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -19 प्लस 17i। दिस इज सॉल्व्ड। ओके, आई डोंट थिंक कहीं कन्फ्यूज़न होगा आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आप खुद ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे आप ब्रैकेट के अंदर तो आ जाएगा 21, उसके बाद आएगा आई 21 प्लस आई 7 प्लस यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 7। 21 को ऐसे ही रखेंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों इसको ऐड ऑन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा आई 28, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 7। अब जो रियल पार्ट्स हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस आई 28, एंड दिस इज द आंसर। ओके, अब अगला जो एग्जांपल है उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, तो दैट्स वाई आई एम गिविंग दीज क्वेश्चंस टू यू, जिससे कि आपको बिलीफ डेवलप हो जाए। देखिए आई होप आपने ट्राई कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिग ब्रैकेट के अंदर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसको इसमें करना कुछ नहीं है, अगेन वी विल डू द सेम थिंग। जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से ऐड कर देंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं। आपका 1/3 प्लस 4 हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वहाँ हो जाएगा 7/3 प्लस 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस 4/3 एंड माइनस आई, एंड इट विल बी इक्वल टू 13/3 प्लस 8/3, आई रहेगा यहाँ, आई 8/3 प्लस 4/3 माइनस आई। इतना टर्म सॉल्व होके यहाँ पहुँच गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है फाइनली। और ये वाला टर्म देखिए कैसे आया, यहाँ जो माइनस बाहर था उसको हम अंदर ले गए तो ये प्लस हो गया, और यहाँ ये गया तो यहाँ इसको माइनस बना दिया इसने, वही यहाँ पे नोट किया मैंने। अब ये टर्म यहाँ आ गया और ये वाला टर्म रिड्यूस हो गया, इतना हो गया। तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इक्वेशन। इट विल बी इक्वल टू 13/3 प्लस 4/3 प्लस आई बाहर आएगा 8/3 माइनस 1, एंड इट विल बी इक्वल टू 17/3 प्लस आई 5/3। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ लोग ने मे बी यहाँ कुछ कैलकुलेटिव एरर कर दिया होगा, बट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो रियल पार्ट्स हैं उसको रियल पार्ट से एड ऑन करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट से के साथ रखना है, ठीक है। एंड फाइनली हमारा आंसर निकल के ये आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे आपके लिए एक और एग्जांपल है, इसको सॉल्व कीजिए बाय योरसेल्फ, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। देखिए यहाँ 5i इंटू -3/5 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें जो i के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये आपका आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो जस्ट, और इसको तो आप कर ही लेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल। 5 इंटू -3/5 इंटू आई का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3i² एंड इट विल बी इक्वल टू -3, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 एंड वी कैन राइट डाउन लाइक 3, इट इज़ 3। ओके, ये आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं टुवर्ड सम प्रॉपर्टीज़ जो कि होती हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो ये भी बहुत सिंपल है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। इसके अकॉर्डिंग है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, द प्रोडक्ट Z1 Z2 इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2, Z1 Z2 विल बी इक्वल टू Z2 बाई Z1। तो वही बात है कि अगर आप कहीं लिखते हैं 2 प्लस 3i इंटू 1 प्लस आई, देन इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस 3i इक्वल आएगा। अगर पढ़ना चाहते हैं प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन की तो आप इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं, और मैं यहाँ करवा ही देता हूँ। लोग ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2i प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर, यानी इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस 3i और इस तरफ हो जाएगा 2i प्लस 3i स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 5i प्लस 3 इंटू -1, इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 5i प्लस 3 इंटू -1। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ 2 आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 3i, तो इस इधर सॉल्व करेंगे आप तो फाइनली पहुँचेंगे -1 प्लस 5i पे, और इधर भी आप पहुँचेंगे -i प्लस 5i पे। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलोअप होती है। अब हम चलेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, दोनों प्रॉपर्टीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स सम न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। देखिए, जैसे कि वहाँ था इन एडिशन कि आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, इसको आप कर सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z3 प्लस Z2, दीज ऑल ऑफ दीज आर इक्वल। वैसे ही यहाँ पे है, अब किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबसे सेम वैल्यू आने वाली है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए एसोसिएटिव लॉ को। उसके हम चलेंगे टुवर्ड द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, और इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वही रह जाएगा और उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। और ऐसा कब होगा? जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे बाई 1। अगर हम बस 1 से मल्टीप्लाई कहीं भी करेंगे, या तो रियल नंबर पर करें, इमेजिनरी नंबर पर करें, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 1 से आप कहीं भी मल्टीप्लाई कीजिए, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम इसको नोट करिए, राइट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या है कि फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो की बात की गई है। ठीक है, यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि आपने z लिख दिया 0 प्लस i0, ये नहीं। z नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए एक। फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर we have a complex number that is multiplicative inverse। इसका मतलब ये होता है कि अगर z में इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1।
ओके। एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो आपका होता है उसका एक सिंपल फार्मूला है इस टाइप का। अगर z आपका दिया गया है a प्लस आई बी, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा आपका इतना। अभी बस आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपके दिमाग में एकदम बस जाएगा ये भी, ठीक है। चलिए, यहाँ के एग्जांपल दिया गया है, फार्मूला आपके सामने है, आप बस फार्मूले पे लगाइए। तो यहाँ z दिया गया है 4 प्लस आई 5, तो z इन्वर्स होगा आपका, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आप z का पावर -1 भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं आप इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, यहाँ फार्मूला क्या है, यहाँ फार्मूला क्या है, यहाँ a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है एंड b की वैल्यू 5 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होने वाला है, a एंड नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में आएगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी, और डिनोमिनेटर में आएगा अगेन सेम थिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, a की वैल्यू 4 है और यहाँ पुटअप करेंगे, सारी वैल्यूज पुटअप करनी है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, प्लस आई बी की जगह पे -5 and it will be equal to 4 upon 41 minus I 5 upon 41, ठीक है। देखिए अभी तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट आफ्टर सम टाइम मैं आपको, मतलब इस सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें एक बहुत सिंपल फार्मूला दिया जाएगा आपको, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो यहाँ पे है ना ये सब फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से करना कितना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इस तरीके से करना कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको एक फार्मूला याद करना पड़ रहा है एंड दैट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल फार्मूला।